हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो डिमांड है उनके बारे में। मैंने पहले भी बताया कि हमने एक मॉडल कोड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि हम चाहते हैं कि वो एक मॉडल एक्ट बनाए। जैसे कि एक मॉडल प्रैक्टिसेज होती हैं, जैसे कि मॉडल विलेज कैसा होगा, तो उसके 4-5 क्राइटेरिया होंगे कि भाई उसके चारों तरफ पेड़ होंगे, उसमें गंदगी नहीं होगी, ऐसे इस तरह का, उसमें सोलर लाइट लगी होंगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। इस तरह की जैसे जो डिमांड्स होती हैं, एक मतलब मॉडल जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, उस तरीके से ऐसे ही मॉडल एक्ट भी होना चाहिए, ताकि अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोजगार है वो टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट और रेगुलर हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप नया रोजगार पैदा करो, वो भी हालांकि करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो लेकिन जो हमारी डिमांड है वो अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार तक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उन सभी को एक मॉडल एक्ट पास करके और उस एक्ट में दिए गए जो परफॉर्मा है उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि जो रोजगार है बच्चों के लिए ना, उसके साथ खिलवाड़ ना उसको आप इलेक्शन के टाइम पे रेवड़ियों की तरह नहीं बांट सको। जैसे कि जब भी इलेक्शन आते हैं 50,000 नौकरियां, 10,000 नौकरियां, 30 लाख नौकरियां, 60 लाख नौकरियां, ऐसे। और स्टूडेंट उसको ऐसे देखते रह जाते हैं कि मतलब ये क्या, कभी भर दी जाती है कभी नहीं भर दी जाती। जैसे एक कुत्ते के सामने आप रोटियां उछालते हो और वो भूख के मारे बेचारा उसको लपकता है, तो कोई उसके हाथ में आ जाती है, कोई नहीं आती। तो इस तरह का जो बिहेव है यूथ के साथ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस देश का भविष्य जो है वो यूथ है। इस देश का भविष्य ही नहीं, एक परिवार का भविष्य भी यूथ होता है। यूथ, माँ बाप जो है अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं? अपने बच्चों में करते हैं। और बच्चे अगर अच्छे होंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो परिवार भी आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह देश का जो यूथ है, अगर वो सक्सेस होगा, उसके अच्छे विचार होंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करेगा, तो अपने आप देश ग्रो होता जाएगा। इसी तरह से तो हमारी जो इसमें जो डिमांड है, जो पहले भी हमने 2 वीडियो में कवर करी हैं, और आप लोग उसको देख सकते हो जिसने भी नहीं देखा वो। और इस वीडियो से को आपसे यही हम हेल्प की गुजारिश कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि इसको एक पब्लिक डिमांड बनाया जा सके और गवर्नमेंट से ऐसा एक्ट पास करवाया जा सके। तो इसमें जो हमारी जो डिमांड है वो है कि जो कोचिंग संस्थान है उनकी फीस आजकल काफ़ी बढ़ती जा रही है। कोचिंग संस्थान में मतलब जब आप, क्योंकि आपकी जो स्कूल लेवल है, जो यूनिवर्सिटी का लेवल है एजुकेशन का, वो तो उस तरीके का है नहीं कि वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर दे और आपको कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। और कोचिंग लेनी पड़ती है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा दिल्ली में रहने का भी लगता है, या किसी भी शहर में आप रहोगे तो जहाँ पर भी कोचिंग संस्थान है ना, वहाँ पर रेंट भी बहुत हाई है। जो रूम रेंट है वो भी बहुत हाई है, और ऊपर से कोचिंग संस्थानों की फीस। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जुडिशरी में जाने के लिए आपके लिए पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी तभी जाओगे जब आप कोचिंग करोगे, या रिजेस किसी भी जुडिशरी एग्जाम की। और आप आईएएस आईपीएस भी तभी बनोगे जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि आप इतनी भारी भरकम फीस तभी चुका पाओगे, यहाँ का जो खर्च है वो तभी अफोर्ड कर पाओगे। ऐसे जो छोटे एग्जाम है उसमें भी इसी तरह से एसएससी का जो एग्जाम है या अदर एग्जाम्स है, फीस जो है वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ती जा रही है। तो कोचिंग संस्थानों की जो फीस है उसको भी गवर्नमेंट एक मिनिमम जो एक एक्ट जो पास करे, और उसके लिए जो भी एक मतलब जिसमें दोनों को नुकसान ना हो, ना बच्चों को हो, ना प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना उनको हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देनी पड़े, लेकिन वो इतने हाई लेवल पे ग्रोथ उसकी नहीं होनी चाहिए कि जो इक्वल पार्टिसिपेशन है, आर्टिकल 16 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो ही बच्चों को ना मिल पाए। जैसे कुछ गवर्नमेंट का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट है, साउथ की कुछ स्टेट हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। बाजीराम का टेस्ट होता है, या दृष्टि कोचिंग, आईएएस कोचिंग जो इनका टेस्ट होता है, और वो बच्चे वहाँ से जो टेस्ट पास कर जाते हैं उनका, तो उनकी जो टोटल फीस है वो गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। इस तरह का एक मतलब प्रावधान है, साउथ इंडियन स्टेट जो है वो उसको करते हैं। तो ऐसे ही हर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए ऐसा। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसी कुछ
स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोचिंग सेंटर्स के लिए भी चलाने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चलाने चाहिए, ताकि इनकी फ़ीस जो है उसको थोड़ा कम किया जा सके। बच्चों को आप सब्सिडी के थ्रू जब आप बच्चों को दोगे तो वो अफोर्डेबल उनके लिए हो जाएगी। और इससे जो आर्टिकल 16 एक फंडामेंटल राइट है, वो भी उसकी जो नींव है वो भी मजबूत होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि जैसे आपने काफ़ी एग्जाम्स देखे होंगे, जैसे SSC 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पेपर आउट इशू हुआ, फिर वो 2018, 19, 20, 21, 22 में जाके वो एग्ज़ाम जो है वो हाई कोर्ट में इशू चला गया था। फिर हाई कोर्ट के बाद 22 में जाके उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिली है। अब कोई एग्ज़ाम जो है, अब उसमें पेपर आउट हुआ, मान लिया हमने पहले भी कवर किया है कि जो पेपर आउट है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाए, जो भी पेपर आउट इशू में इन्वॉल्व है। और कोचिंग संस्थान अगर इन्वॉल्व है तो जो जुर्माना है वो दुगना कर देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग संस्थान तो गुरु की तरह होते हैं ना, गुरु ही उनमें इन्वॉल्व है तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। और जो भी ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जिसने जितनी संपत्ति ली है उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। और जैसा भी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कोचिंग संस्थान इन्वॉल्व थे और जो उनकी जो बिल्डिंग थी उसी को पे बुलडोजर चला दिया। लेकिन बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी राष्ट्र का नुकसान है। आप उस बिल्डिंग को राष्ट्र संपत्ति घोषित कर दें, और इस तरह की संपत्ति कोई है तो, और या फिर और उसमें बच्चों के लिए हॉस्टल खोल दे, उनके लिए लाइब्रेरी खोल दे जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं उनके लिए, ताकि अफोर्डेबल प्राइस या फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो इसी तरह से ये मेरा जो सेकंड जो पॉइंट था इसमें ये था कि जो जैसे पेपर आउट हो जाता है तो ऐसे 5 साल तक जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो बैठे हुए हैं, अब उनका तो कोई दोष नहीं, वो तो मेहनत करके लगे हैं। और वो बच्चे पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, जब जाके इसमें सिलेक्शन उन्होंने पाया है। अब 18 से 5 18, 19, 20, 5 18, 5, 23, तो 22 तक 4 साल हो गए, और 18 लगाएं तो 5 साल हो गए टोटल। तो 5 साल जो भी है कि उसमें मतलब एक रिजल्ट का वेट करना, जो मतलब फाइनल हो चुका, अब उस पर उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पिछले 4-5 साल उनके इन्वेस्टमेंट की तैयारी के, मतलब टोटल 9 से 10 साल का पीरियड हो गया। अब ये बच्चे वैसे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो एज बार हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आप जैसे मान लो पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया, तो फिर वो जो एज बार हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है आपके पास, तो वो भी होना चाहिए। और दूसरा, जो मान लो पेपर आउट नहीं होता, आप ज्वाइनिंग देते हो कुछ सालों बाद, कुछ लोगों को बाहर करके उसमें देते हो, तो ये ज्वाइनिंग जो 5 साल तक इन्होंने वेट किया, इनका क्या कसूर था। तो नुकसान तो ओवरऑल किसको हुआ, स्टूडेंट्स को हुआ नुकसान तो। और जो पेपर आउट इशू में जो शामिल थे वो तो आपको पता है, पॉलिटिकल लेवल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, सभी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये जो गलती है वो सिस्टम की है, बच्चों की तो नहीं है ना। तो जैसे ही एग्ज़ाम होता है और उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, और ज्वाइनिंग की जो डेट है उसी से उनकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। फिर चाहे उस पर केस चलता रहे, जो भी है उस पर केस चलेगा, तो बाद में जब भी साल भर में 6 महीने में जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है भाई उनको हटाया जाता है या क्या किया जाता है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। लेकिन जब तक इनकी सैलरी नहीं रोकी जा सकती, इनकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि ये उनका फॉल्ट नहीं है, वो नहीं इन्वॉल्व थे इसमें पेपर आउट इशू में। जो सही स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं हम। और ये सिस्टम, अगर सिस्टम की फेलियर है तो सिस्टम को भुगतना चाहिए ना, स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना चाहिए भाई। ये सिस्टम की फेलियर हुई है कि वो एग्ज़ाम को, पेपर को लीक होने से नहीं रोक सका। तो हमारी जो नेक्स्ट डिमांड है ये रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है वो ये है कि 2020 में कोविड आया, कोविड में बहुत सारे बच्चे जो एज बार हो गए, UPSC के बच्चे, अग्निपथ वाले बच्चे, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे हैं, और उनके मेडिकल, काफ़ी लोगों के तो मेडिकल और जो एग्ज़ाम है या जो मेडिकल एग्ज़ाम है या रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो भी उसके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना उनका बाकी था। उसको भी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने रोक दिया और बाद में उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो ये गलत है। तो कोविड जो पेंडेमिक है, या मतलब आज कोविड पेंडेमिक आया है, कल कोई और पेंडेमिक आ जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई घटना आए जो पूरे देश को प्रभावित करे, तो ऐसे में स्टूडेंट के लिए क्या पॉलिसी है, क्योंकि जो एज जो है वो तो रुकेगी नहीं। कि मान लो कि भाई कोविड आ गया था तो 2020-21 में, और आपकी एज वहीं की वहीं रुक गई, तो एज तो रुकेगी नहीं। तो कोविड या कोई भी पेंडेमिक हो, उसमें एक पॉलिसी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कि जब भी ऐसा कोई डिजास्टर पेंडेमिक आए तो ऑटोमेटिकली बच्चों को रिलैक्सेशन मिले।
और एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उस टाइम पे एग्ज़ाम करवाया गया जब बिल्कुल हाई पीक पर था कोविड पैंडेमिक जो है वो, उसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। स्टूडेंट्स इसमें हाई कोर्ट में गुहार भी लगाई थी कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कोविड से ग्रस्त हैं या उनकी फैमिली है जो जिस कोविड पॉजिटिव है, इसलिए वो क्वारंटाइन है, एग्ज़ाम तक नहीं आ सकते। कुछ बच्चे जो मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे थे या जो प्री में भी एंटर हो रहे थे, उनको सिर्फ इसलिए रोका गया कि वो कोविड सिम्टम्स हैं उनके। तो ऐसे आप नहीं रोक सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई कोविड कोई भी पैंडेमिक आए तो आप बच्चों को रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली मिले, उनको सड़क पे उतरने की ज़रूरत ना हो, ये उनका राइट है। हर डिमांड के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है और डंडे खाने पड़ रहे हैं। स्टूडेंट एक आंदोलन कर लो, डंडे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पॉलिटिकल है, चाहे ये राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे कल जो केजरीवाल जी का हो रहा था, या फिर अभी हर स्टेट में जन स्वराज यात्रा पी के किशोर की स्टार्ट हो रही है, या कांग्रेस की भी बिहार जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो रही है, या फिर अदर जो हरियाणा में कुछ यात्राएं स्टार्ट हो रही हैं, तो उनके कोई डंडा नहीं पड़ता, उनको कोई नहीं रोकता, उनको सारी परमिशन मिल जाती है। जहाँ धरना देना चाहेंगे धरने की परमिशन मिल जाएगी, रैली निकालना चाहेंगे रैली की परमिशन मिल जाएगी। और स्टूडेंट अपनी डिमांड रखने के लिए अगर करें तो बस उन पर डंडे पड़ेंगे। चाहे वो हमने जब अग्निपथ की बात उठाई थी मुखर्जी नगर में रहते हुए, और ये ओवरेज जो स्टूडेंट्स हैं इनकी बात जब उठाई थी, तो 20 जून को सब बच्चे जो है वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट रखा गया था। पूरी दिल्ली को ही में बसें ही एंटर नहीं होने दी जिसमें ये आर्मी के बच्चे आए थे, और जो पहुंच गए थे वहाँ जंतर मंतर पे तो उन बसों को वापस वहाँ से भेज दिया गया। हम लोगों को भी एंट्री नहीं दी गई थी। फिर वो कांग्रेस का उस दिन अग्निपथ को विरोध को लेकर वो चल रहा था, हम लोग उसमें चले गए थे। तो बात ये कि उनके पास तो कोई राइट नहीं है, और बच्चे आना भी नहीं चाहते, क्यों आएंगे वो रोड के ऊपर, आप उनको मजबूर करते हो ना। तो आप ऑटोमेटिकली उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था कि भाई हमारी मतलब जो पैंडेमिक की वजह से जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाएगी, और गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे 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 17 स्टेट है उसमें दिया गया है, सेंटर में CAPF में दे दिया है, SSCGD में दे दिया है। SSCGD के बच्चे डिमांड तो कोई और उठा रहे थे और उनको एज रिलैक्सेशन को दिया, लेकिन वो भी सही डिमांड है क्योंकि 3 साल से उनकी वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है उनको दे दिया। ऐसे अग्निपथ में सिर्फ 1 साल का दिया गया है, जबकि आपने 3 साल तक उसकी भर्ती नहीं निकाली। अब उसमें भी बहुत सारे बच्चे और एज हो गए, और अब वो कहाँ जाएं। आर्मी की तैयारी में ही इतना टाइम लग जाता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, वो जब हमारे पास धरने पर आया था तो मुझे बोल रहा था कि मैडम मेरा ज्वाइनिंग लेटर आना सिर्फ बाकी था, मेडिकल और रिटर्न जो टेस्ट है वो हो चुका था, और हमारे घर में ना मतलब बोले कि मेरे मम्मी पापा ने भैंस कर्जे पर लेकर भैंस बांधी सिर्फ मेरी डाइट को पूरा करने के लिए, नहीं तो डाइट पूरी नहीं हो पाती। और अब मेरी जब ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हम जो भैंस लाए हैं ना उसका कर्जा भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट जो है इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब होती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, और फिर ऐसी सिचुएशन में जब उसको उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाए तो मेंटली भी वो ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। काफ़ी बच्चों ने, जैसे तालू जो गांव है उसके जो पवन जो लड़का है उसने सुसाइड भी किया। ऐसे ही अग्निपथ के दौरान काफ़ी सुसाइड हुए। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली उनको जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनके पास पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई आप एक क्लोज उसमें जोड़ो कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपीएससी वाले में बहाने लगाते कि हमने एग्ज़ाम करवाया था। अरे एग्ज़ाम तो आपने करवाया था, लेकिन आपने बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर में बैठने से भी तो रोका है। जो क्वारंटाइन थे उनका क्या, जिन्होंने अपने नियर डियर को खोया, क्या वो उस सिचुएशन में थे कि वो तैयारी कर सकें। पूरा जो साल है मार्च से लेकर मार्च 21 को जब लॉकडाउन लगा था, वो पूरा एक ऐसे डर में चल रहा था कि पता नहीं ये सृष्टि भी बचेगी या ना बचेगी। तो क्या किसी की मेंटल सिचुएशन ऐसी होगी कि वो सही तरीके से तैयारी कर सके। जो बंगलों में बैठे हैं, जिनके माँ बाप अफसर लगे हुए हैं, या राजनेता है, या बिजनेसमैन है, या जिनके पहले से काफ़ी पैसा है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक भारत की बात कर रहे हैं जो ट्राइबल एरिया में बसता है, जो पुअर एरिया में बसता है, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो नेक्स्ट डिमांड है वो हमारी ये है कि जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने कॉन्ट्रैक्ट बेस की जितनी भी जो पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है नवीन पटनायक जी का, हम लोग उनका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद इसमें करते हैं।
और ताकि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि स्लेवरी, इंसान से आप स्लेवरी नहीं करवा सकते। जैसे हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम बनाया गया है, उसके तहत जो भर्तियां निकाली जा रही हैं, पीजीटी और टीजीटी की भर्तियां निकाली जा रही हैं, उसको 3 स्लैब में लगाया जा रहा है। 19,000, 21,000 और एक 14,500, ऐसा कुछ स्लैब है। वो 3 है, पीआरटी की भी होंगी शायद उसमें वैकेंसी। तो वैसे अगर आप पीजीटी की भर्ती करते हो या टीजीटी की भर्ती करते हो तो हरियाणा में अच्छी खासी सैलरी है, 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप 19,000 में काम करवा लोगे, 21,000 में काम करवा लोगे उनसे। जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, जब रेगुलर जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी, काफ़ी टाइम से पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है हरियाणा में रेगुलर वैकेंसी आप खाली छोड़ रहे हो और उन वैकेंसियों को परमानेंट ना भर के आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर रहे हो और फिर सैलरी भी कम कर रहे हो। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगने वाला टीचर 2 घंटे पढ़ा के आएगा या 1 घंटे पढ़ा के आएगा? वो भी सुबह से शाम तक 6 घंटे ही रहेगा, वो भी उतना ही काम करेगा जितना परमानेंट वाला करता है, तो सैलरी कम क्यों? और दूसरी बात, जब आपके पास इतनी पोस्ट खाली है तो आप परमानेंट भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बेस तब लाया जाता है जब कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस हो जाए, अचानक से, मतलब ऐसा कोई काम आ जाए जिसको करवाना जरूरी है, जो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए सिर्फ तब तक ही रहेगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा, तब किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ। या गवर्नमेंट ने नया चलन स्टार्ट कर दिया कि सारी वैकेंसियों को ख़त्म करो, 50% का क्राइटेरिया लगा दो कि भैया 50% मार्क्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना लाओगे तभी आपको, पहली बात तो जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग माना जाएगा। उसके बाद कट ऑफ नहीं निकलेगी उसमें, 50% से ऊपर वालों की कट ऑफ निकलेगी, उससे नीचे वालों की नहीं। तो 50% और पेपर इतना हार्ड बना देंगे। जैसे अभी वो एग्ज़ाम हुआ था, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का हुआ था, तो उसमें 50% का एक क्राइटेरिया है। अब 600 पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 57 बच्चे जो हैं वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि पेपर इतना हार्ड बना दिया। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यूपीएससी का प्री होता है, उसमें कहते हैं कि आपको है ना, मतलब कट ऑफ ना निकल के आपको पहले 50% मार्क्स जो है वो ही मतलब वो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप देखोगे टोटल तो उसमें 50 या 51 के आसपास तो जाती है, ऐसे स्टेट में जाती है कट ऑफ। तो इससे काफ़ी जो पद है वो खाली रह जाएंगे। इन पदों को आप किससे भरोगे? कॉन्ट्रैक्ट बेस भरोगे, या जो पहले से सुपरवाइजर लगे हैं, जो बेचारे क्लैरिकल स्टाफ है, उस पर आप बर्डन डालोगे, सैलरी 1 दोगे, काम 2 करवाओगे। तो आप एक तरह से स्लेवरी करवा रहे हो और जो जनसंख्या है ना उसको एक मेंटल स्ट्रेस में डाल रहे हो कि, और जो वो फटेगा ना, वो माइंड इस टेंशन के अंदर, तो देश के लिए डिजास्टर पैदा होगा। कितना 2% गवर्नमेंट जो सेक्टर का रोजगार है वो 2.2% के आसपास तो है ही, उसको भी आप खत्म करते जा रहे हो। तो ये हमारी डिमांड होंगी। इसके बाद एक और वीडियो इसमें बनेगा जिसमें हमारी टोटल डिमांड जो है वो कवर हो जाएंगी। इसलिए आप इस जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यही आपका इसमें समर्थन होगा। धन्यवाद।